स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं आशीष और आपके लिए लेके आया हूं अ क्विक रिवीजन गाइड टू स्टडी द एंटायर मिडीवल पोर्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जी हाँ, पूरे हिस्ट्री की यानी कि मिडीवल सेक्शन की एक प्रकार से रैपिड रिवीजन करेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू द टाइमलाइन। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो चैप्टर्स या जो ऐसे सेक्शंस हैं जिसे हमें डिटेल में करना चाहिए, हम उसे थोड़ा बहुत डिटेल में भी करेंगे क्लास नोट्स के तहत। बट मोस्ट ऑफ द टाइम द आइडिया इज टू प्रोवाइड यू अ क्रिस्प 1 hour, within 1 hour, a way to revise the entire medieval Indian history. मैं जानता हूँ कि प्रीलिम्स बहुत पास में हैं और कोशिश यही रहती है कि रिविजन्स जो हैं, क्लास तो आपकी हो चुकी होगी, डेफिनेटली आप सब अपने किताब पढ़ चुके होंगे, बट एक दोस्त चाहिए, राइट? और एक हेल्प चाहिए टीचर की कि भैया सामने बैठकर अगर एक बार वापस कहानी सुना दी जाए, because history is all about stories. At the same point of time, the way you tell stories, right? So कहानी इस तरीके से बताएं कि आपके मन में रह जाए, and let any other question come, you are well prepared for it. So थोड़ा बहुत questions के बारे में भी बात करूंगा, from one particular topic किस type के questions आ चुके हैं, from what other topics, what type of questions are coming. You all know very well, you are very smart जनता out there, but at the same point of time, idea is कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिविजन कर सकें. So that is the main goal out there of Study IQ. So I'm with you here. My name is Ashish. Let us begin the study of medieval Indian history. Now medieval Indian history में दो भाग हम करते हैं, अर्ली medieval और लेटर medieval. अर्ली medieval का जो पार्ट है एंशियंट हिस्ट्री के बाद वाला, हमने एंशियंट हिस्ट्री की श्रृंखला कर ली है, रिविजन कर ली है. इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, गो बैक एंड सी दैट वीडियो. बट after that you have to start with around 750 AD के onwards. That is the time period which we say कि early medieval India है, 750 से लेके 1000 तक. और दूसरा जो part है 1000 से 1200 तक, that is the part where you enter into the real medieval part of Indian history, particularly Delhi Sultanate में आप enter करते हैं. So the first part we have to see, that is 750 से 1000 AD, वो part जिसको आप एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के भी नाम से जानते हैं, राइट? कि नॉर्थ में गुर्जर प्रतिहारा एम्पायर थे, राष्ट्रकूट्स डेक्कन के एरिया में मौजूद थे टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड. ईस्टर्न साइड में आप देख रहे थे कि चोलाज वर आउट देयर इन द नॉर्दर्न तमिलनाडु, पर्टिकुलरली इन द उरयूर सेक्शन आउट देयर ऑफ द तमिलनाडु. Not just that, there were also Palas in Bengal region. So Gurjar Pratiharas, Palas, Rashtrakuts, and not to forget Cholas, the imperial Cholas. Vijayala ने जिसे डायनेस्टी को जिसे फाइंड किया था, that Cholas out there. वो चोला जिनके नाम पे राजराजेश्वर या बृहदेश्वर का मंदिर है, या उसके बाद में गंगईकोंड चोलपुरम बोलने वाले अपने आप को राजेंद्र चोलास, those Cholas are out there. So एक माइटी डायनेस्टी तो थी, लेकिन इस एज को एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी कहा जाता है बिकॉज दे वर फाइटिंग विद ईच अदर. चोलास वर फाइटिंग विद राष्ट्रकूट्स, राष्ट्रकूट्स वर फाइटिंग विद गुर्जर प्रतिहारास, गुर्जर प्रतिहारास वर फाइटिंग विद द पालास, चोलास वर also fighting with the Palas. So आप कह सकते हैं that there was a conflict out there, and that is why historians have named it as age of conflict. और जो दूसरा पार्ट है, that is ऑलमोस्ट 1200 या 1000 से लेके 1200, जब भारत में गजनवीड और घोरियन अटैक्स आ रहे हैं और भारत की पॉलिटी फ्रैक्चर्ड है. भारत के उत्तर भाग में यानी कि भारत की नॉर्दर्न बाउंड्रीज पर आप देखेंगे कि राजपूत किंगडम्स आई हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ राजपूत किंगडम्स एक नहीं है. यू हैव परमाराज ऑफ मालवा, यू हैव चंडेलाज, यू हैव घड़ावलाज ऑफ कन्नौज, यू हैव तोमर्स इन दिल्ली, यू हैव चौहानाज इन अजमेर, यू हैव सोलंकीज और चालुक्याज इन गुजरात. नाउ दीज पीपल, अनिलवारा, अब ये एक प्रकार से फ्रैक्चर्ड पॉलिटी में बाहर से आने का काम गजनवीड करेंगे. मोहम्मद ऑफ गजनी, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मोहम्मद घोरी, अलाप्तगीन, सुबुक्तगीन, हु आर दीज पीपल? वी विल सी देम इन आवर टाइमलाइन. सो लेट अस गो एंड रिवाइज आवर टाइमलाइन. बट बिफोर दैट, हर टाइमलाइन के साथ थोड़ा बहुत मैप भी आपको पता होना चाहिए. सो लेट सपोज गुर्जर प्रतिहाराज नॉर्थ में अराउंड 725 AD से नागभट्टा हैं, मिहिर भोज हैं, महेंद्र पाल है. यू शुड नो देयर नेम्स. यूपीएससी इज आस्किंग नेम्स नाउअडेज. थोड़े बहुत पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जो बस नाम पूछ रहे हैं. आपको बस इतना पता होना चाहिए कि गुर्जर प्रतिहाराज के राजाओं में एक बहुत अच्छे या बहुत बड़े राजा हुआ करते थे, मिहिर भोज आउट देयर, राइट?
या यू शुड नो अबाउट फ्रॉम 753 टू 973 एडी राष्ट्रकूट जहां पर थे, उससे पहले वहां पर चालुक्यंस थे। और जब राष्ट्रकूट्स आए, सो यू हैव रूलर्स who were feudatories of the Chalukyans। इससे पहले चालुक्यंस के यहाँ पे ये काम करते थे। सो यू हैड पीपल लाइक दंती दुर्ग, और यू हैड पीपल लाइक गोविंदा, और यू हैड पीपल लाइक अमोघ वर्षा, जो बहुत बड़े जैन स्कॉलर भी हुए, राइटर भी हुए। He was himself writing Kavi Rajmarg, etc. Yeah, or for the matter, Cholas from mid 9th to 11th century, Vijayala, Prantaka, Sundar Chola, Rajaraj Chola, Rajendra Chola, so on and so forth. Or Palas like Dharampal, Devpal, Gopal, etc. So बस आपको नाम भी पता होना चाहिए और थोड़ा बहुत टाइम पीरियड भी पता होना चाहिए। सो फॉर योर बेनिफिट आई हैव पुट आउट द मैप देयर। आप भी घर पे मैप बना सकते हैं एंड यू कैन नेम दैट। विजुअल मेमोरी विल हेल्प यू अ लॉट। Before we go further, I know that students are preparing for 2024 prelims. When you are preparing for 2024 prelims, I want to tell you that our batches are starting, particularly evening batch अब start होने वाले हैं. And you know what? The best thing about it, it's covering from prelims till interview, right? It's a mains residential program. जैसे ही आप prelims पार करते हैं, आपको मेंस की तैयारी हमारे साथ हमारे दिल्ली कैंपस में आकर एट नो एडेड कॉस्ट करने का मौका मिलेगा, राइट? प्रेफरेबली व्हेन यू यूज द कोड ऐश लाइव, व्हेन यू यूज द कोड ऐश लाइव, आपके प्राइजेस लेस देन हाफ हो जाते हैं। बट यू नो व्हाट, इट्स मोर देन प्राइजेस, इट्स अबाउट द क्वालिटी, द शेयर परसिवियरेंस। जो मेहनत हम आपके साथ 4 महीने लगातार बैठ कर करेंगे, वो मेहनत ज्यादा रंग लाएगी, राइट? उसका तो कॉस्ट भी नहीं एडेड है, फॉरगेट दैट कॉस्ट। वी वांट टू कल्टिवेट दोज पीपल हु विल फाइंड देयर नेम इन द फाइनल लिस्ट। सो इफ यू लुक, अगर आपको ये लगता है दैट यू आर देयर, यू आर दैट पर्सन हु हैज सीन द ड्रीम ऑफ सीइंग हिज और हर नेम, योर नेम इन द फाइनल लिस्ट, जॉइन दिस बैच विदाउट डिले, ठीक है? ताकि और सघन तरीके से और अच्छे तरीके से मेहनत से हम तैयारी कर सकें। सो टुडे वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स। टुडे यू जस्ट आप बस आप दूसरे से मुखातिब हुए एक रिवीजन के सेक्शन में, लेकिन जब एक क्लास चलती है, एक सघन चर्चा चलती है, एक हीटेड डिबेट और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आंसर राइटिंग होती है, वो जब कला निखर के आएगी आपकी किताबों में, आपके आंसर्स में, that will be something else, right? So try that. Okay. So first I will tell you the most important rulers of Gurjar Pratihara empires. Nagabhat से शुरुआत करते हैं 730 to 630. उसके बाद में मिहिर भोज आ रहे हैं. Now मिहिर भोज was one such very important person. He was Gurjar Pratihara, the most important emperor out there. In fact मिहिर भोज के बारे में सुलेमान भी उन्हें identify करते हैं, right? And he calls him as King Juzr. Al-Masudi, who is also an Arab traveler, he is also identifying him. अरब ट्रैवलर्स, अल मसूदी, अल सुलेमान और उसके बाद अल बरूनी, ये कुछ अरब ट्रैवलर्स आ रहे थे जो अपनी अपनी संगोष्ठी या अपनी अपनी ऑब्जर्वेशंस लिख रहे थे। फॉर एग्जांपल अल बनूरी रोट किताबुल हिंद। नाउ किताबुल हिंद बहुत तरीके से क्वेश्चंस में पूछा गया है, मेंस में भी पूछा गया है और प्रीलिम्स में भी। सो जस्ट टू मेंशन यू दैट। उसके बाद महेंद्रपाल या राज्यपाल। बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दैट देयर आर सम स्कॉलर्स हु वर आल्सो देयर इन द कोर्ट्स। फॉर एग्जांपल राजशेखर वाज इन द कोर्ट ऑफ महेंद्रपाल। अब राजशेखर के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजशेखर देवनागरी स्क्रिप्ट का एक प्रकार से निर्माण कर रहे थे जो आप आज हिंदी में देख रहे हैं। कर्पूर मंजरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स that he has written out there. And what is that about? Go and find it out. As a good student, आपको पता होना चाहिए कि कौन से किंग के कोर्ट में कौन सा पोएट है या राइटर है, and what they have written also. Because UPSC आपको मालविकाग्निमित्रम पूछ लेती है, लेकिन मालविकाग्निमित्रम सबको पता है कालिदास ने लिखा है, उससे एक स्टेप बढ़कर पूछती है. So Malvikagnimitrам is love story about Agnimitra and Malvika. Agnimitra happened to be the son of Pushyamitra Shunga, and that is why it happened to be a very important source of Shunga dynasty. अब कर्पूर मंजरी में राजशेखर ने क्या लिखा है? A good student will go and find that out. Fine. आगे बढ़ते हैं. This is Telika Mandir, one of the constructions of Gurjar Pratihara Empire, and that is why I have put it up here. पालाज ऑफ बंगाल. इसके बाद में जो पालाज हैं, गोपाला, धर्मपाला, देवपाला, जो मैंने आपको बताया. सो गोपाला इज द फाउंडर. 750 से वो फाइंड कर रहे हैं डायनेस्टी. धर्मपाल इज द पर्सन हु इज रिवाइविंग नालंदा. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ही इज फाइंडिंग विक्रमशिला मोनेस्ट्री और यूनिवर्सिटी एंड सोमपुरी मोनेस्ट्री. ये दोनों बिहार में वो फाइंड आउट कर रहे हैं. पालाज वर नोन फॉर देयर टिल्ट टुवर्ड्स बुद्धिज्म. बंगाल की एक अजब कहानी है. बंगाल में पालाज से पहले
वहां पर गौड़ास थे, और गौड़ास जो हैं वो बुद्धिज्म के खिलाफ काम करते थे। शशांक ऑफ गौड़ आपको शायद याद होगा, दोज दैट पर्सन हु कट द बोधि ट्री एज वेल एज चैलेंज्ड हर्षा एंड हिज ब्रदर आउट देयर। बट उनके बाद में जब पालाज आते हैं तो पालाज आर रिवाइविंग बुद्धिज्म। इसके बाद में अगर मैं आपसे पूछूं कि पालास के बाद कौन आएंगे, पर्टिकुलरली आफ्टर देवपाला हु इज वन ऑफ द लास्ट रूलर्स, इसके बाद कौन आ रहा है? गोपाला, धर्मपाला, देवपाला के बाद अगेन सेनाज आर कमिंग, और सेनाज जो है ऑलमोस्ट 11-12 सेंचुरी के एंड तक रहेंगे। और इट इज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ सेनाज कि भक्तियार खिलजी की फौज जो है उन पर अटैक करेगी। तो जो आपको याद है कि नालंदा डायनेस्टी या नालंदा मोनेस्ट्री के ऊपर अटैक हुआ था, विक्रमशिला के ऊपर अटैक हुआ था, वो अटैक्स सेना के टाइम पीरियड पे होगा। सेनाज वर लार्जली हिंदू डायनेस्टी, राइट? सो धर्मपाल फाइंडिंग विक्रमशिला मोनेस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सोमपुरी नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव कर रहे हैं। नालंदा इज नॉट फाउंडेड बाय हिम, नालंदा इज फाउंडेड बाय गुप्ता रूलर कुमार गुप्ता। देवपाला अपॉइंटेड वीरादेव एज अ हेड ऑफ नालंदा, एंड इन हिज कोर्ट पोएट वज्रदत्ता जो है वो एक बुद्धिस्ट स्कॉलर रहा करते थे। और इसके बाद सेना डायनेस्टी आती है विजय सेना के अंदर। दिस इज द रूइंस ऑफ विक्रमशिला मोनेस्ट्री एज यू आर सीइंग हियर। नाउ विल सी राष्ट्रकूट्स। नाउ राष्ट्रकूट्स आप जानते हैं दे वर वन ऑफ द फ्यूडेटरीज ऑफ चालुक्यंस। चालुक्यंस के जाने के बाद राष्ट्रकूट्स आते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द अर्लीस्ट फाउंडर वॉज दंतीदुर्ग हिमसेल्फ, वॉज अ फ्यूडेटरी। लेकिन उसके बाद में कृष्णा, ध्रुव, अमोघ वर्षा, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स आउट देयर। मैंने अमोघ वर्षा के बारे में आपको बताया, कविराज मार्ग, ही इज द अर्लीस्ट कन्नड़ा वर्क ऑन पोएट्रीज। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज अशोका ऑफ साउथ। बट द मोस्ट एक्सक्विजिट कृष्णा द सेकेंड के ऊपर ये एक प्रकार से contribution कहा जाता है। द मोस्ट एक्सक्विजिट मेकिंग was with Kailashnath temple, cave number 16 of Ellora, right? And that happened to be the earliest contributions of Rashtrakuts. Following imperial cholas. Now imperial cholas are those cholas, देखिए इंपीरियल चोला इसलिए कहा जाता है बिकॉज इससे पहले भी चोलास थे, चोला चेरा पांड्याज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ तमिलकम। सो इंपीरियल चोलास फ्रॉम टाइम पीरियड ऑफ 1850 टू 1200, मैंने 1200 लिखा है लेकिन दे वर देयर ऑलमोस्ट टिल 12, 14, 15, बट टू जस्ट हैव अ फेयर assumption, नाउ द पर्सन हु स्टार्ट्स इज विजयला, किंग विजयला जो इंपीरियल चोलास के थे। आदित्य, प्रांतका, दीज आर द अर्लीस्ट चोला रूलर्स, ठीक है। प्रांतका द सेकेंड, उनको सुंदर चोला भी कहा जाता था। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चोला रूलर्स थे, दो चोला रूलर्स थे। एक थे राजा जिनको औरोमोली वर्मणम या ममुद्दी चोला भी कहा जाता है, ममुद्दी चोला मंडलम। ही वॉज अ पर्सन हु डिफीटेड द शैलेंद्र डायनेस्टी, शैलेंद्र डायनेस्टी यानी कि द डायनेस्टीज ऑफ श्रीलंका, एज वेल एज वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे डायनेस्टीज थी जो आसपास में थी। राजराजेश्वरा और राजा द फर्स्ट was also credited with the building of this बृहदेश्वर मंदिर dedicated to Lord शिव। देखिए तंजौर से लेके उरैयूर के बीच में ऑलमोस्ट 7000 टेम्पल्स बनाने वाले चोलास अपने आप में एक प्रकार से सेगमेंटरी स्टेट मॉडल फॉलो किया करते थे। बर्टनस्टीन इसको कहते हैं कि वो सेगमेंटरी स्टेट मॉडल हुआ करता था जिसमें लोअर एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको मंडलम्स, वलनाडूज, नाडूज कहा जाता है, जो लोअर एडमिनिस्ट्रेशन थी कि वो कैसे अपने राज्य को मंडलम में और प्रोविंसेस और तरफ्स को वलनाडूज में और विलेजेस को नाडूज में डिवाइड किया करते थे। इनफैक्ट ब्राह्मणों का विलेजेस सभा या अग्रहार कहा जाता था, मर्चेंट्स के विलेजेस को नगरम कहा जाता था, कॉमन सिटीजन्स के विलेजेस को उर कहा जाता था। सो उर, सभा, नगरम की पद्धति रखने वाले Cholas were in current affairs a lot. In fact, Prime Minister had also called for seeing the उत्तर मेरूर inscription. प्रांतका चोला का उत्तर मेरूर inscription एक प्रकार से सभा में चल रहे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है कि सभा के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में इलेक्शंस कैसे हो। मान लीजिए अगर आपको इलेक्शन में खड़ा होना हो तो आपको 1/4 वेली ऑफ लैंड होनी चाहिए। वेली इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन द चोला टाइम पीरियड। या आपको एक वेद का ज्ञान होना चाहिए ना। ऑल दैट इज रिटन इन द उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन। दैट इज व्हाई उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू दिस ईयर। नाउ इसके अलावा राजेंद्र चोला जो उनके बाद आ रहे थे, he was known as गंगईकोंड चोलपुरम because he had attacked महिपाला of पाला डायनेस्टी। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से चोलास पाला को भी अटैक करते हैं और राष्ट्रकूट्स को भी अटैक करते हैं। ओके, सो ही टुक द टाइटल ऑफ गंगईकोंड चोलपुरम, जो गंगा के एरियाज को भी
कैप्चर कर रहे हैं और वहां से पानी लेके जो है एक टेम्पल में, पर्टिकुलरली द टेम्पल दैट ही डिक्टेट्स और डेडिकेट्स टू लॉर्ड शिव, उसमें गिरा रहे हैं. At the same point of time, he captures the whole of Shailendra dynasty और श्रीलंकन dynasty. एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैंने जो आपको अभी बताया वही लिखा हुआ है. You just have a look, go through it. Okay, this is the famous Nataraj bronze sculpture. नटराज स्कल्पचर्स या नयनार सेंट, शिव सेंट के स्कल्पचर्स भी बहुत सारे बनते थे. दे वर मेड थ्रू लॉस्ट वैक्स टेक्निक. उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन किस लिए इंपॉर्टेंट था मैंने आपको अभी बताया, राइट. सो दिस वाज फ्रॉम द प्रांतका चोला एडमिनिस्ट्रेशन और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, पर्टिकुलरली अग्रहार और सभा के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको ये बताता है. और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात ये थी कि लोकल एरिया में या लोकल विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में इलेक्शंस का कंसेप्ट था, विच वाज काइंड ऑफ a pseudo election concept. It was like कि if 4 people are standing in elections तो चारों के नाम एक पर्ची में रखे जाएंगे and a 10-12-year-old Brahman boy will come and pick up one पर्ची and that person will become the most important the person who is the head of the committee of that village. तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इलेक्शंस की पद्धति जो है वो शुरू हो रही थी. मोस्ट ऑफ द टाइम द आइडिया इज कि जो मेन राजा थे चोलाज एम्पायर में, जो मेन राजा थे वो वॉर स्टेट की इकोनॉमी को चलाते थे. वॉर्स जो होती थी वो उनकी मेजर इकोनॉमी को फ्यूल करती थी. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादातर टेम्पल टाउन्स, नगरम, नत्तार या सभा के थ्रू चलती थी. सो दैट वाज द मेन आइडियाज और दैट वाज द मेन थीम अबाउट द चोलाज आउट देयर. इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द राजपूत पीरियड, पर्टिकुलरली वो टाइम पीरियड जब भारत में गजनवीड और घोरियन अटैक शुरू हो गए थे. सो साउथ ऑफ इंडिया में 850 से लेके 1200 तक की कहानी तो आपने देख ली और नॉर्थ में भी देख ली. अब जो कहानी है, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 11th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी तक. हाउ भारत में अलग अलग तरीके से एक प्रकार से राजपूती डायनेस्टी को हटाकर अलग कर गजनवीड अटैक्स शुरू हो रहे हैं. सो वी विल आल्सो सी दैट. बट बिफोर वी सी दैट हमें 11th सेंचुरी, 10th सेंचुरी, 12th सेंचुरी के राजपूत किंगडम्स के बारे में देखना है. सो लुक एट चौहानाज. शाकंभरी एरिया से रूल करते थे. शाकंभरी एरिया, चौहानाज को कभी कभार किसी किताब में चहामनाज भी लिखा होता है. So they are both the same. So Chauhanas, Shakambhari area से rule करते थे. Shakambhari is nothing but Sambhar area, which is near Jaipur out there. तो सांभार एरिया से, and who were the important famous rulers like अजय राज, विग्रह राज. जो सबसे important राज को आप जानते हैं वो है पृथ्वीराज, right? So उनसे पहले भी अजय राज, विग्रह राज होते थे, लेकिन पृथ्वीराज के बाद में भी हरिराज उनके बेटे भी रहे for almost 2 years. So they were the Chauhanas और चहामनाज. मेन एरिया इनका शाकंभरी था, शांभर था, उसके बाद अजमेर भी पड़ा. सो फॉर एग्जांपल अजय राज इज क्रेडिटेड विथ इस्टेब्लिशिंग द सिटी ऑफ अजमेर और अजय मेरू, वहां से आता है अजमेर. चंडेलास, खजुराहो के चंडेलास, जहां से नानुका शुरू कर रहे हैं. नानुका, ये क्वेश्चन पूछा गया था दैट नानुका बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी. ये मैच द फॉलोइंग में आया था. सो इसलिए आपको डायनेस्टीज और उनके रूलर्स के नाम पता होने चाहिए. एग्जैक्टली ईयर नहीं पूछा गया था, बट फॉर दैट ऑल्सो आई हैव पुट आउट द ईयर फॉर योर बेनिफिट. सो नानुका 1831 से 1845, जय शक्ति 1865 से 1885. जय शक्ति और नानुका दोनों के बारे में पूछा गया था. Anyways, यशोवर्मन विद्याहारा. इनफैक्ट विद्याहारा इज वन सच पर्सन जो गजनवीड अटैक्स झेलते हैं. ही इज अ पर्सन who is seeing as well as he abdicates in the favor. ठीक है, so ये अटैक झेल नहीं पाते. इनफैक्ट among all the Rajputi kingdoms, it is the Solankis, particularly भीमदेव, जो गजनवीड और घोरियन अटैक्स झेलते हैं. एनीवेज, परमाराज ऑफ मालवा. इनमें से अगर राजाओं की श्रृंखला देखें, मालवाज के एरिया में अगर आप देखें तो सिंधुराज भोज, राजा भोज, नॉट टू कंफ्यूज इट विथ मिहिर भोज, ये भी पूछा गया था, राइट. सो भोज फ्रॉम द मालवाज. लक्ष्मण देवा, दीज आर सम इंपॉर्टेंट रूलर्स आउट देयर. सोलंकीज ऑफ अनिलवारा, इन्हें चालुक्यंस ऑफ अनिलवारा भी कहा जाता है, गुजरात का एरिया. प्रभास पट्टन भी कहा आप कह सकते हैं. मूलराज, भीमा, कुमारपाल चालुक्य. इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर इज कुमारपाल चालुक्य ऑल्सो बिकॉज ही हेल्प्स इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल. सो सोमनाथ टेम्पल कुमारपाल चालुक्य वापस बना रहे हैं. बट इट इज एक्चुअली भीमा जो घोरियन अटैक्स झेल रहे थे, मोहम्मद घोरी का अटैक झेल रहे थे, एंड ही वॉज एबल to resist the attack of Muhammad Ghori, which
which Prithviraj Chauhan was not able to do for the second time. ठीक है, so that is the most important contribution of Bhimas और Chalukyans out there. अगर आगे की बात करें, कुछ और डायनेस्टीज हैं जैसे तोमर्स जो दिल्ली में रहा करते थे, अनंगपाल तोमर, अनंगपाल सेकेंड और सूरजपाल, फॉर एग्जांपल सूरजपाल सूरजकुंड से जुड़े हुए हैं. अभी रिसेंटली अनंगपाल तोमर की बावली को मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया गया जो दिल्ली में है. सो दैट वाई तोमर्स आल्सो बिकम इंपॉर्टेंट फॉर यू. और फॉर एग्जांपल घड़ावलास, ये कहा जाता था कि तोमर्स या चौहानास के साथ घड़ावलास की 36 के आंकड़े हुआ करते थे. सो जयचंद, जिनको आप धोखे का एक दूसरा पर्याय मानते हैं, कहते हैं कि जयचंद हैड इनवाइटेड घोरीज टू अटैक पर्टिकुलरली द चौहानास. घड़ावलास एक प्रकार से राजपूत की फ्रैक्चर्ड पॉलिटी को डिपिक्ट करने का एक बहुत ही एग्जाम्पल, बहुत ही उम्दा एग्जाम्पल था, दैट हाउ राजपूत्स वर नॉट एबल टू रिमेन एज वन सिंगल यूनिट. एनीवेज, इन्हीं सब वजह से गजनवीड और घोरियन अटैक शुरू हो जाते हैं. लेकिन गजनवीड और घोरियन अटैक्स भी समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि ये कौन से डायनेस्टी से आ रहे थे. अलाप्तगिन एक प्रकार से ही वॉज अ पर्सन जो सैमेनिड किंग के स्लेव हुआ करते थे. इससे पहले सैमेनिड डायनेस्टी होती थी, सैमेनिड से पहले अब्बासिड डायनेस्टी हुआ करती थी. तो अब्बासिड, सैमेनिड डायनेस्टीज जो मिडिल ईस्ट में सेंटर हुआ करती थी और वहां से भारत के ऊपर अटैक्स प्लान किए जाते थे. और बीच में जो ये कबीले हैं, दीज वर लिटरली ट्राइबल्स, जिनको बाद में इस्लाम में कन्वर्ट करके भारत भेजा जाता था इन ऑर्डर टू टेक मोस्ट ऑफ द लूट. जितना हो सके उतना लूट इकट्ठा किया जाए. सो अलाप्तगिन जो हैं वो गजनवी डायनेस्टी की फाउंडेशन नींव रख रहे हैं 1963 में. सुबुक्तगिन, जिनके अलाप्तगिन के जो बाद आ रहे थे, इन्होंने भारत पर एक प्रकार से अटैक्स की परंपरा शुरू कर दी. एंड इट वाज ड्यूरिंग हिज टाइम जब हिंदू शाही रूलर जयपाल के ऊपर अटैक हुआ. दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट अर्लीस्ट अटैक्स. उसके बाद में महमूद ऑफ गजनी आ रहे हैं 998 से. सो 998 से ऑलमोस्ट 1025 तक ही इज आउट देयर. और ये अटैक्स 17 बार सोमनाथ के ऊपर हुआ था, लेकिन उससे पहले भी नगरकोट, मथुरा, कन्नौज और उसके बाद सोमनाथ, यानी कि भारत के ऑलमोस्ट दक्षिण तक वो आकर, यानी कि मिड डेक्कन तक आकर गजनी से यहाँ पर अटैक किया जा रहा था. दैट शोड कि ऑब्वियसली जो राजपूती डायनेस्टीज थी, दे वर नॉट फाइटिंग एज अ कोहेसिव यूनिट. जब महमूद ऑफ गजनी का रेन खत्म होता है, सो यू हैव महमूद ऑफ घोरी. मोहम्मद घोरी, पर्टिकुलरली मोहम्मद घोरी 1149 से लेकर 1206 तक हैं. इनफैक्ट ही लेज लेटर ऑन द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, जो इनके स्लेव थे, पर्टिकुलरली कुतुबुद्दीन ऐबक. सो घोरी के स्लेव थे ऐबक. लेकिन आप मोहम्मद घोरी को भी देखेंगे मुल्तान, अनहिलवारा, भटिंडा और उसके बाद तरेन. सो बैटल ऑफ तरेन 1192, 1191 पे पहला, 1192 में दूसरा, जिसमें वो पृथ्वीराज चौहान को हरा रहे हैं. एंड दैट इज द टाइम पीरियड दैट दिल्ली सल्तनत इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड. दिल्ली सल्तनत में आप ऑलमोस्ट 4-5 डायनेस्टीज को देखते हैं. तो पहला जो मामलुक्स या स्लेव डायनेस्टी था वो 1206 से लेके 1290 तक रहा, बलबन तक के टाइम पीरियड. कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके बलबन तक. और उसके बाद खिलजी, जिसमें आप जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी का नाम जानते हैं. तुगलक्स, जिसमें आप मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और उनसे पहले गियासुद्दीन तुगलक, या सैयद्स, खिज्र खान एक्सेट्रा, या लोदीज, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी एक्सेट्रा. तो 1526 तक आपको ये कहानी देखनी है दिल्ली सुल्तानों की. दिल्ली सुल्तानों में सबसे पहले आप कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम जानते हैं. ही इज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी, जिनको अपने दूसरे स्लेव भाइयों से लड़ना था, याल्दूज, कुबाचा, जो उन्होंने पर्टिकुलरली मोहम्मद घोरी ने छोड़ रखे थे फ्रॉम द एरियाज ऑफ मुल्तान या भटिंडा या समाना या इवन दिल्ली. कुतुबुद्दीन ऐबक चोज दिल्ली एंड ही हैड टू फाइट विथ हिज other slave brothers. At the same point of time, he was not surviving for that much year. 1206 से लेके 10 तक रहे. चौगन खेलते वक्त, यानी कि पोलो खेलते वक्त इनकी मृत्यु हो जाती है. He dies. It is Iltutmish, Shamsuddin Iltutmish, who is the real consolidator. He is the person who finds the institution of इक्ताज. एक प्रकार से एक फ्यूडल सिस्टम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, इक्तेदारी इस्टेब्लिश कर रहे हैं. तुर्काने चेहलगानी इनकी नोबिलिटी का नाम हुआ करता था, जो इनके नोबल्स हुआ करते थे, इक्तेदार्स हुआ करते थे वो. और एक प्रकार से इन्हें मंगोल मेनेस भी झेलना पड़ा. चंगेज खान ऑलमोस्ट भारत को क्रॉस करने वाले थे, बट
बिकॉज ही रिफ्यूज टू गिव पनाह, एक प्रकार से एक ख्वाजरिम प्रिंस थे जलालुद्दीन मांगबरनी, उनको पनाह इन्होंने नहीं दिया, जिसका पीछा खुद चंगेज खान कर रहे थे. सो दैट इज व्हाई ही वाज एबल टू सेव. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम टंका हो, जित्तल हो, जो कॉइनेज होती है, वो भी स्थापना इन्होंने शुरू कर दी. ही टुक द इन्वेस्टिटेचर लेटर फ्रॉम खलीफा, कि इन्होंने खलीफा के नाम पर कुतबा पढ़ना, ये ट्रेडिशन भी शुरू कर दिया, ताकि दूसरों को पता चल सके या दूसरों को ये बता सके दैट ही इज रूलिंग इन द नेम ऑफ खलीफा एंड ही शुड नॉट बी अटैक्ड. बट एनीवेज, इनका जो सक्सेशन का प्रॉब्लम था वो हमेशा रहा. ही फर्स्ट let his son to succeed, but he was not able to do that. So रजिया सुल्ताना उनकी डॉटर सक्सीड कर रही हैं 1236 से 1240 तक. तुर्कान चिहलगानी इस बात को नहीं मानते थे. तुर्कान चिहलगानी का बहुत प्रॉब्लम था रजिया सुल्ताना से. So रजिया सुल्ताना was charged with having affair with an Abyssinian slave called Yakut. At the same point of time, रजिया सुल्ताना का होना ही चैलेंज था तुर्कान चिहलगानी के लिए. फॉर एग्जाम्पल, रजिया स्टार्टेड बिहेविंग मोर पावरफुल. फॉर एग्जाम्पल, शी कैप्चर्ड रणथम्बोर, बट एक डिसीट के थ्रू, एक षड्यंत्र के थ्रू उन्हें दिल्ली वापस बुलाया गया और एक बैटल में, फाइट में उन्हें मार गिराया गया. सो शी वॉज नॉट एबल टू रूल फॉर मोर देन 4 years. अदर पीपल, इसके बाद अलाउद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, दीज पीपल ट्राइड टू बी ऑन द थ्रोन, बट इन्हें एक के बाद एक हटा दिया जाता था बाय चिहलगानीज, बाय तुर्कान चिहलगानीज. एंड यू हैड वन पर्सन जो एडमिनिस्ट्रेशन में या जो राज्यपाट में उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते थे. दैट वाज अ पर्सन कॉल्ड नसीरुद्दीन. Now, Nasiruddin was able to rule for a longer period of time because he chose to remain within his spirituality. कि वो ज़्यादातर religious affair में रहे, वो administration में नहीं रहे. और इनके नाम पर राज्य करने वाले थे बलबन. Now, Balban also became his relative out there. At the same point of time, Balban became his नाइब. नाइब का मतलब होता है डेप्यूटी. एक प्रकार से डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट, नाइब वजीर का पोस्ट इन्होंने ले लिया. एंड ही स्टार्टेड रूलिंग इन नसरुद्दीन शाह ने. नाउ बलबन इसके बाद में खुद मुख्तार होते हैं. सो 1266 से 87. हालांकि यू एज अ पर्सन शुड नो कि बलबन ऑलमोस्ट वाज रूलिंग फ्रॉम 1250s से लेके 87 तक. बट जब बलबन खुद आते हैं, he is a person who reorganizes everything. तुर्कान चिहलगानी को वो हटा देते हैं, एक तरीके से खत्म कर देते हैं. ब्लड एंड आयरन पॉलिसी फॉलो करते हैं. तुगरिल बेग एक प्रकार से उनके बंगाल में गवर्नर हुआ करते थे, जिन्होंने बगावत की थी. तो तुगरिल बेग का सर काट के उन्होंने बंगाल के मेन चौराहे पर लगा दिया था टू शो हिज ब्लड एंड आयरन पॉलिसी. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, मेवातियों के, जो मेवात के एरिया के मॉरॉडर्स हुआ करते थे या रॉबरर्स हुआ करते थे, उनके घरों को, उनके पेड़ों को, उनके जमीन, उनके खेत तक जला दिए थे बलबन ने. बलबन वॉज अ पर्सन हु वॉज वेरी रेशियल इन हिज अप्रोच. फॉर एग्जाम्पल, वो भारतीयों को देखना पसंद नहीं करते थे. ही यूज्ड टू से दैट आई इवन हेट इंडियन मुस्लिम्स, फॉरगेट एनीवन एल्स. ही वॉज अ वेरी रेशियल कैरेक्टर पर्सन, जो सिर्फ टर्की, ईरानीज who he considered were very royal in blood, उन्हें नोबिलिटी का पार्ट बनाना चाहते थे. सजदा, पाइबोस, झरोखा एक्सेट्रा, यानी कि राजा को एक प्रकार से बड़ा बनाना, ये सब काम बलबन के एक प्रकार से मातहत हुआ करते थे. He also faced Mongol menace. In fact, इनके मंगोल मिनेस के वजह से he had to lose his son and that is how he dies as a broken hearted person. But 1287 के साथ साथ he is a person lastly जो मामलुक या स्लेव डायनेस्टी से खत्म हो रहे हैं. बलबन, remember, himself was a water carrier. वो खुद एक स्लेव थे, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को मिटाने के लिए जितनी कोशिश कर सकते थे उन्होंने की. Anyways, with the coming up of Khilji's, you have end of मामलुक डायनेस्टी. कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि खिलजीज का आना इंडियन मुस्लिम्स का आना था. इंडियन मुस्लिम्स की एसिडेंसी थी. पहले टर्किश, ईरानी, अफगानी ज्यादा थे, लेकिन अब इंडियन मुसलमान जो हैं वो ऊपर जा रहे थे. जलालुद्दीन खिलजी वाज वन सच पर्सन. इनफैक्ट ये अरीज थे, अरीज मुमालिक थे. ही वाज अ मेन मिनिस्टर ऑफ वॉर. इनफैक्ट दीवाने अरीज वाज अ डिपार्टमेंट ऑफ वॉर एज वेल एज मिलिट्री. इसको रीऑर्गेनाइज कर रहे थे बलबन. उसी डिपार्टमेंट के एक अरीज मुमालिक आगे चल के बलबन के जाने के बाद खुद सुल्तान बन रहे हैं. लेटर ही असेंडेड एज जलालुद्दीन खिलजी. इनका नाम फिरोज था.
और इन्होंने स्लेव डायनेस्टी का अंत किया. बट ही वॉज जस्ट एबल टू रूल फॉर 6 years. द मेन पर्सन हु रूल्स और हु कम्स वॉज हिज नेफ्यू एंड लेटर सन इन लॉ, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी. ही लॉन्च्ड मार्केट रिफॉर्म. सबसे पहले सुहनाए मंडी, दीवाने मुस्तखराज एक्सेट्रा, दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस फॉर मार्केट रिफॉर्म्स. ये चाहते थे कि इनके एरिया, कंट्रोल्ड एरिया, खलज एरिया में जहां पर किंग का रूल है, जहां पर किंग के लैंड्स है, खलीसा लैंड्स है, वहां पर कम से कम सामानों की बिक्री जो है वो कम से कम तरीके में या कम से कम पैसे में हो सके. So that is why he started mandis for cloth, for ration, for horses. At the same point of time, चेहरा, दाग, हुलिया, ये horses के branding और soldiers के authentication या identity के लिए किया जा रहा था. He started that. He was the largest consolidator of sultanate also. सबसे ज्यादा even south of India में अगर किसी ने चढ़ाई की, अगर किसी ने लूट किया या अगर किसी ने दिल्ली सल्तनत को बढ़ाया भी, so that was Sultan Alauddin Khilji for you with the help of his henchman, that is Malik Kafur. आप देख सकते हैं, you are seeing here Alauddin Khilji's southern campaigns till Madurai he was able to capture by 1311. बहुत सारे राजा जैसे देवगिरी के रामचंद्र हुए या रायकिरण हुए फ्रॉम द मालवा रीजन, इनको बंदी बनाया और फिर बाद में राज्य का पार्ट भी बनाया. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज कैप्चरिंग चित्तौड़, सोमनाथ. इनफैक्ट जब भी वो राजस्थान में कैप्चरिंग के लिए जाते थे तो दिल्ली को मंगोल्स घेर लिया करते थे. सो दैट वाज इवन with a strong ruler like Alauddin Khilji, Mongols were attacking Delhi, and that part became very important. But at the same point of time, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोहिनूर को जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मलिक काफूर वरांगल के ककतिया डायनेस्टी को लूट रहे थे. उसी कोहिनूर के लिए भद्रकाली टेम्पल में कोहिनूर हुआ करता था और उसको लेकर दिल्ली सल्तनत पे ले जाया गया. सो दैट वाज द रियलिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी के बाद यू हैव द कमिंग अप ऑफ तुगलक्स, particularly गियासुद्दीन तुगलक. आप देख रहे हैं इज द फाउंडर. गाजी मलिक हुआ करता था इनका नाम, बट बाद में ही केम एज इन अलाउद्दीन गियासुद्दीन तुगलक. तुगलकाबाद फोर्ट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके भी बिल्डर हुआ करते थे. इनफैक्ट ही हैड वेरी रफ रिलेशंस विथ चिश्ती सेंट निजामुद्दीन औलिया इन दिल्ली. उसके बाद जब मोहम्मद बिन तुगलक आ रहे हैं 1325 से लेके 51 तक, मोहम्मद बिन तुगलक इज ऑल्सो फेसिंग मंगोल मेनेस. तरमशरीन खान जो है मंगोल एक प्रकार से अटैकर्स हुआ करते थे. ही हैड टू फेस दैट अटैक एंड बिकॉज ऑफ दैट मोहम्मद बिन तुगलक थॉट कि क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट किया जाए. द एक्सपेरिमेंट वाज शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, देवगिरी. ये शिफ्ट करते हैं कैपिटल, बहुत डिजास्टरस होता है. दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं टोकन करेंसी का, जहां पर सिल्वर और गोल्ड को बैन करके वो ज्यादातर कॉपर और ब्रॉन्ज जो हैं वो स्टार्ट करते हैं. इब्न बतूता बताते हैं, इब्न बतूता वाज अ मोरक्कन ट्रैवलर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. वो ये बताते हैं कि दिल्ली में इनके टोकन करेंसी एक्सपेरिमेंट के साथ दिल्ली का हर घर टकसाल बन चुका था. हर घर में जो है सिक्के छापे जाते थे. So that inflation kept on growing and there was counterfeit currencies out there. But anyways, कराचिल और कांधार कैंपेन्स भी हुआ करते थे इनके, जो दोनों फेल हो गए. और उसके बाद एक डिपार्टमेंट भी लॉन्च कर रहे थे दीवाने को ही, एग्रीकल्चर का अलग डिपार्टमेंट लॉन्च करने वाले मोहम्मद बिन तुगलक. सोनधार लोन देने वाले मोहम्मद बिन तुगलक, लोन लेके किसान भाग जाने वाले मोहम्मद बिन तुगलक. सो मोहम्मद बिन तुगलक वाज एक्चुअली अ वेरी फाइन एडमिनिस्ट्रेटर एंड अ वेरी फाइन if I would say planner, but he was not a fine executor. ठीक है. So execution में मोहम्मद बिन तुगलक के हाथ तंग थे और इसी वजह से आप उनको याद करते हैं उनके failed experiments की वजह से. But फिरोज शाह तुगलक, a person who was far more fundamentalist, who was far more conservative. आप अगर समझते हैं कि औरंगजेब बहुत बिगॉटेड थे, धर्मांध थे, तो ऐसा नहीं है. उससे ज़्यादा कंजर्वेटिव, उससे ज़्यादा रिलीजन को के नाम पर बर्बरता रखने वाले फिरोज शाह तुगलक. जियाउद्दीन बर्नी इनके टाइम पीरियड पर लिख रहे थे तारीखे फिरोज शाही और फतवाए जहांदारी, ये 2 किताब लिख रहे थे. उसमें जियाउद्दीन बर्नी ये बताते हैं कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाने का काम फिरोज शाह तुगलक कर रहे हैं. राइट. जजिया लॉन्च करने वाले फिरोज शाह तुगलक, दीवाने रिसालत या इनाम इदरार लैंड्स देने वाले, जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम एक्लिसियास्टिकल ऑर्डर को, मुस्लिम रिलीजियस ऑर्डर को ग्रांट्स दिया जाता था, फिरोज शाह तुगलक.
इरिगेशन टैक्सेस लगाने वाले, हक के शर्ब जिसको टैक्स कहा जाता था, लगाने वाले फिरोज शाह तुगलक। इन्वेजन्स इन्हीं के टाइम पर हो रहे थे। तैमूर के इन्वेजन्स बाद में आते हैं, नॉट एग्जैक्टली ड्यूरिंग हिज टाइम बट ऑलमोस्ट 10 years आफ्टर हिज टाइम, बट ही वाज अ पर्सन जिन्होंने इक्तेदारी को हेरिडिटरी बना दिया, जिन्होंने सोल्जरशिप को हेरिडिटरी बना दिया। यानी कि अगर आप दिल्ली सल्तनत के सोल्जर हैं और आप काम पर नहीं आना चाहते तो आप अपने लड़के को भेज दो, अगर आपके पास लड़का नहीं है तो अपने स्लेव को भेज दो। आप समझ सकते हैं कि पूरा एडहॉकिज्म फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड पे था और एक प्रकार से दिल्ली सल्तनत को खत्म करने का या अंत में आप कह सकते हैं खत्म करने का काम भी फिरोज शाह तुगलक कर रहे थे। लेकिन कुछ और चीजें थी जो ये अच्छा कर रहे थे। इरिगेशन कैनाल्स बहुत बना रहे थे, सतलुज यमुना लिंक्स बहुत सारे इन्होंने दिल्ली की तरफ जोड़े। इतना ही नहीं, ये कहा जाता है ज़ियाउद्दीन बर्नी के टाइम पीरियड पे कि दिल्ली इनके टाइम पीरियड पे ऑर्चर्ड बन गई थी। फ्रूट्स बहुत ही धड़ल्ले से आपको मिलते थे। ही वाज अ मेकर ऑफ अ लॉट ऑफ मदरसाज इन एंड अराउंड एज वेल एज अ मेकर ऑफ अर्लियर आर्किटेक्चर्स। फॉर एग्जाम्पल कुतुब मीनार की जो 4th मंजिल थी वो लाइटिंग से टूट गई थी, उसे बनाने वाले फिरोज शाह तुगलक। या हौज खास दिल्ली में जो एरिया है वहाँ पर मदरसा और वहाँ पर हौज इलाही बनाने वाले फिरोज शाह तुगलक। सो ही ऑल्सो हैड कंस्ट्रक्शंस। और या जौनपुर के एरिया को या फिरोजाबाद के एरिया को बनाने वाले राइट फिरोज शाह तुगलक। सो ही हैड फाउंडेड मेनी सिटीज ऑल्सो। इसके बाद बात करते हैं सैयद डायनेस्टी की। 1414 से लेके 1450 तक सैयद डायनेस्टी। ये डायनेस्टी खिज्र खान जो है लॉन्च कर रहे थे। ये सबसे कॉम्पिटिटिव रूलर थे या कॉम्पिटेंट रूलर थे सैयद डायनेस्टी के। लेकिन उनके बाद जो मुबारक शाह हैं वो आते हैं। सो मुबारक शाह, तारीख मुबारक शाही वाज एन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, इसके थ्रू हमें पता चलता है। बट सैयद्स यूज्ड टू बिलीव दैट दे बिलोंग टू द डायनेस्टी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, इसीलिए द वर्ड सैयद हैज बीन एसोसिएटेड विद देम, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। लोदीज इनके बाद में जो आ रहे थे ये भी बहुत ही छोटे समय के लिए बट एक अफगानी डायनेस्टी के रूप में भारत में जरूर आ रहे थे। आप देख रहे हैं वन ऑफ द टूम्स ऑफ लोदीज आउट देयर, डबल डोम बनाने वाले और साथ ही साथ इंडियन ट्रेडिशंस को आर्किटेक्चर में शामिल करने वाले लोदीज, जिसमें छज्जा, जाली, छतरीज हुआ करती थी। बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम द ट्रेडिशन ऑफ डबल डोम्स हैव बीन यूज्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ लोदीज। जो इंपॉर्टेंट रूलर हैं बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी यू रिमेंबर फॉर रीइम्पोजिशन ऑफ जजिया, एनेक्सिंग बिहार, धौलपुर, नरवार। या कल्चर के मामले में लहजत ए सिकंदरी विच वाज वन ऑफ द रागाज हैड बीन इन्वेंटेड बाय हिम। या गज ए सिकंदरी which was a unit of measurement of land invented by him. इब्राहिम लोदी आप सब जानते हैं, इनके टाइम पीरियड पर बगावत हो रही थी इन्हीं के गवर्नर दौलत खान के साथ। दौलत खान was the governor of Punjab and he rebelled, और ये कहा जाता है that he invited Babur out there. Now this is how they give entry to Mughal Empire. Again, I would like to make all my students remind that look, as you enter the Mughal Empire, you must understand that 25th May is the last day where you will use the code ASHLIVE and avail discounts. So don't lose that opportunity. Don't lose that window of preparation that you have. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।